Assalamualaikum class. I hope you are all doing well. So today we discuss about the topic, and our topic is factors affecting the rate of the reactions. ऐसे कौन कौन से factors हैं जो किसी भी reaction के rate को जो है वो affect कर सकते हैं. According to the Coulombian theory, जिसमें molecules आपस में collide करते हैं, Coulombian theory के according all those factors which change the number of successful collisions per second affect the rate of the chemical reaction. आपने कोलिजन थ्योरी में इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि आपके पास जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ जो है कोलाइड करते रहते हैं, टकराते हैं, तो उससे जो है हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका रेट जो वो इफेक्ट होता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. अब हम कुछ देखते हैं कि हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. अब हमारे पास कंसनट्रेशन का ऑफ रिएक्टेंट्स का क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, कि अगर हम कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर हम इसको डिक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या असर पड़ेगा. In order of the sum to the occurs that reactants must come in contact with each other. सबसे पहली बात कि आपके पास reactants होती हैं जो आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे पास लाइक इस साइड वाली जो है जो रिएक्शन को इनिशिएट करती हैं दैट्स आर रिएक्टेंट्स, और जो मिलके जो चीज़ बनती है दैट्स आर प्रोडक्ट. ठीक है, हमारे पास रिएक्शन में जो है जहाँ हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर दिस रीज़न द रिएक्शन आर मस्ट ऑफन कैरिड आउट इन अ वन फेज़. और आपके पास रिएक्शन भी एक ही फेज़ में हो. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक चीज़ रिएक्टेंट में एक चीज़ गैस है तो दूसरी भी गैस ही आपके पास वो फेज़ होता है. लाइक फेजेस 3 तरह के होते हैं आपके पास, सॉलिड फेज़ हो गया, लिक्विड फेज़ हो गया, इसके अलावा गैशियस फेज़ हो गया. For example, in liquid solutions or in a gas phase, when the reactants are present in a same phase, जब आपके पास reactants present है किसमें, सेम फेज़ में, मतलब गैस है तो गैस है, लिक्विड है तो लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है, और अगर क्या नाम है सॉलिड है तो सॉलिड ही है. दीज पार्टिकल्स आर एबल टू मीट ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल एंड थस आर एबल टू कोलाइड विच ईच एंड अदर ईजीली. तो ये बात आ रहा है कि अगर आपके पास रिएक्टर्स जो हैं वो सेम फेज़ में है और मॉलिक्यूल्स जो है इसके साथ मीट कर रहे हैं, कोलिजन भी हो रही है, तो वो एक दूसरे के साथ, अगर गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो कोलाइड करेंगे. ठीक है, कोलिजन की वजह से जो है ये इजीली जो ये प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाएगा. अब इस कंसनट्रेशन का इसका क्या असर है कि रोल ऑफ कंसनट्रेशन, ठीक है, रोल ऑफ द कंसनट्रेशन, द हायर द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, आप जितने ज़्यादा पार्टिकल्स को ज़्यादा करेंगे ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब हमारे पास आप एक पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं या फिर 3 पार्टिकल्स ले रहे हैं आप जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, हायर द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स रिएक्टेंट्स, जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं, हायर विद द चांस ऑफ द कोलिजन्स, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टकराएंगे. ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो वो आपस में कोलिजन जो है, कोलाइड जो है वो ज़्यादा करेंगे, एंड हायर विल बी द रेट ऑफ डायरेक्शन, और आपके पास रेट ऑफ डायरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा. तो इसको हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्रीज़ होंगे इतनी हमारे पास कोलिजन बढ़ेगी, जितनी हमारे पास कोलिजन इंक्रीज़ होगी उससे उतना ही केमिकल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा. तो हम कह सकते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ. जितना ज़्यादा हम कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स को इंक्रीज़ करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. Hence, an increase or decrease in the concentration reactant will result in an increase or decrease in the rate of the reaction respectively. इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा है कि अगर डायरेक्ट रिलेशन है ना, अगर डायरेक्ट रिलेशन में ये होता है कि अगर आपके पास एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी, और अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो वो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी. मतलब जितना ज़्यादा आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को इंक्रीज़ किया उतना ज़्यादा आपके पास कोलिजन इंक्रीज़ हुई तो उसके बाद आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज़ हो गया. अब हम इसको जो है वो 2 एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास कंबस्टन ऑफ अ कोल इन अ एयर इज़ 21% ऑक्सीजन. हमारे पास कोयले की जो कंबस्टन होती है, मतलब जो बर्निंग प्रोसेस होता है कोयले का, उसमें हमारे पास 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है. आपके पास MCQs में भी आ सकता है. प्रोसीडेड रिलेटिवली स्लो एज़ कम्पेयर टू द रिएक्शन इन अ प्योर ऑक्सीजन. वो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो हवा में जो कोयले की कंबस्टन हो रही है,
वो हमारे पास स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू जो है वो प्योर ऑक्सीजन के। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो एयर में ऑक्सीजन है, ये रीज़न मैंने यहाँ मेंशन की हुई है कि हमारे पास जो एयर में जो ऑक्सीजन है दैट्स 21%, और इन अ प्योर ऑक्सीजन, अगर हम प्योर ऑक्सीजन की बात करें वो हमारे पास वैसे जो है वो 100% होती है। तो कंबस्टन ऑफ अ कोल इन एयर इज़ 21%। ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि ऑक्सीजन 21% है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हमारे पास कितने परसेंट होती है? 100% होती है। सिमिलरली ये हम यहाँ से हमारे पास सेकंड एग्जांपल स्टार्ट हो गई है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास लाइमस्टोन जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, वो रिएक्ट करता है विद अ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ, तो वो हमें डिफरेंट तरह की जो है वो डिफरेंट रेट्स देता है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसको हम बल्कि जैसा कि आपके पास एक एक्टिविटी यही चीज़ है जो हमने एग्जांपल पढ़ी है कि आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जो कि बता रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है इन द रेट ऑफ द रिएक्शन विद द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, कि जैसे जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसी तरह रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इंक्रीज़ हो रहा है। टेक अ फ्लैट बॉटम conical flask fitted with a delivery tube which is connected to the spring at the show in figures. फॉर एग्जाम्पल आपने वो इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करा है। आप इस साइड पे देखें कि आपके पास ये एक डायग्राम है, आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क है, आपने उसको जो है एक सिरिंज के साथ अटैच कर दिया है, आपके पास जो कोनिकल फ्लास्क है इसके अंदर जो है हमारे पास पार्टिकल्स हैं लाइमस्टोन के, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास इसमें जो छोटे छोटे जो हैं वो ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, एंड एक्सेस एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द वन मॉलिक्यूलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी के अंदर इस फ्लास्क के अंदर आपके पास जो है वो HCl भी है, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ ये बिल्कुल इसी चीज़ को ही शो करिए कि आपके पास उस फ्लास्क के अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और हमारे पास HCl है, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट कंसनट्रेशन का, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड विच इज़ कलेक्टेड ऑन अ सिरिंज, ठीक है, इज एंड सिरिंज द स्केल प्रेजेंट ऑन द सिरिंज डायरेक्टली मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हमारे पास इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो इनके रिएक्शन के फ़ौरन बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमने सिरिंज इसलिए लगाई हुई है कि वो हम इसके ज़रिए, इसमें वैक्यूम होता है, इसको बैक साइड पे करेंगे तो हम पंप के थ्रू जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें जो है वो फिलअप कर लें, ठीक है। अब इसी के थ्रू जो है अब ये रिएक्शन जो है हमें इसी चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास लाइमस्टोन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस को शो कर रहे हैं। आप इस एक्टिविटी को रीड करेंगे तो आपको इसी के बारे में, इसी ग्राफ के, इसी फिगर के बारे में समझ आएगी। द सेम एक्सपेरिमेंट इज़ देन रिपीटेड, टेक द सेम वॉल्यूम ऑफ द 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है। आप जो है ये इस रिएक्शन को कर सकते हैं और इस तरह से जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होगी और हमारे पास डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग काइनेटिक्स हेल्प अस टू कंट्रोल द रिएक्शंस कंडीशन इन ऑर्डर टू स्पीड अप और स्लो डाउन द रिएक्शन एज नीडेड। रिएक्शन जैसे कि हमारे पास वी नो दैट काइनेटिक्स बेसिकली जो रिएक्शन की स्पीड अप या स्लो होने को एक्सप्लेन करती है। काइनेटिक्स हेल्प अस टू कंट्रोल रिएक्शंस कंडीशंस। काइनेटिक्स इस चीज़ को बताती है हमारे पास कि कोई एक रिएक्शन है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, वो स्पीड अप होगा या फिर स्लो होगा, ये इस चीज़ के बारे में था, ठीक है। नाउ अब हम इन 2 ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इन जैसे रिएक्शन रेट के बारे में और सेकंड वाला भी जो हमें रिएक्शन रेट के बारे में बताएगा। द चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ देन सीन इन अ ग्राफ। आप इस ग्राफ में जो है रेट ऑफ रिएक्शन को देख सकते हैं। आपने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम, जो कि हम सेकंड्स में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, और आपने वाई एक्सिस जो कि हमारे पास वर्टिकल होती है, आपने उसमें लिया है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इवॉल्व। अब इसमें ये है कि द ग्राफ ऑब्टेन इन अ फॉर्म ऑफ अ कर्व। हमारे पास जो ग्राफ आया है तो वो एक कर्व की फॉर्म में आया है, ठीक है, पैराबोलिक कर्व की फॉर्म में आया है। जब भी हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो वो शुरू के पॉइंट में जो है फास्टर रेट एट द स्टार्ट, तो वो काफ़ी फास्ट स्पीड से काम कर रहा होगा, बहुत तेज़ होगा। जैसे जैसे वो फर्दर प्रोसीड करता जाएगा रिएक्शन रेट स्लोइंग डाउन, तो रिएक्शन जो है वो
अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी स्पीड को जो है वो कम करता जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे रिएक्शन जो है आपका बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपको आपकी डिज़ायर प्रोडक्ट मिल चुकी है। The graph obtained in a form of the curve, we can measure the rate of the reaction during a time interval by drawing a tangent on this curve। ठीक है, हम measure कर सकते हैं rate of the reaction को अगर हम एक tangent को draw करें curve के ऊपर। The result show that the reaction start with a very fast, reaction शुरू में fast था, then reaction further proceeded and the reaction is slow, and the reaction is further proceeded and at the last the reaction is stopped। The concentration of the hydrochloric acid decrease after a while the reaction stop because the whole of the hydrochloric acid has been utilized। स्टार्टिंग में हमारे पास कोई भी रिएक्शन था जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो वो बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहे थे। अब काफ़ी सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट यूटिलाइज हो गया तो रिएक्शन रेट हमारे पास स्लो हो गया, और जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा HCl तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो नेक्स्ट ग्राफ में भी ऐसे ही है, जो कि रिएक्शन रेट्स एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे एग्जांपल बता रहा है। वो सिर्फ एक सिंगल कंसंट्रेशन केस वाला था, ठीक है। अब इसमें एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक विद 1 मोलर HCl है और ये विद 2 मोलर HCl है, ठीक है। इसमें वही एक्स एक्सिस पे आपने टाइम रखा, वाई एक्सिस पे आपने वॉल्यूम रखा, आगे पास 2 कर्व आगे, ठीक है। आगे पास विद 1 मोलर HCl, जब आपके पास 1 मोलर HCl था, ठीक है, और जब आपके पास 2 मोलर HCl था। अब इससे हमें इस चीज़ का पता चलता है, इस चीज़ से हमें कि जितना ज़्यादा आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जितना ज़्यादा किया है उतना रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा हुआ है। अगर 1 मोल HCl था तो वो एक हद तक गया, रिएक्शन फास्ट हुआ, तेज़ हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हमने उसके मोलर ज़्यादा कर दिए, 2 मोल्स हो गए, ठीक है, तो उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई हो गया। तो HCl को ज़्यादा करने से, मतलब ज़्यादा प्योर फॉर्म में होने से, ज़्यादा करने से 1 मोल के बजाय 2 मोल या फिर आगे हम 3 मोल भी कर लें तो वो 1 मोल की निस्बत 2 मोल वाला HCl जो है ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। इसका इट मीन दैट कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हाई है। 2 कर्व्स A and B in the show in the figure separate experiment done with one another molar। It mean that the greater the concentration the steeper in the curve at the start at the experiment, which mean faster rate of the reaction। it mean that कौन सा रिलेशन हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा आप HCl को ज़्यादा कर रहे हैं, कोई भी आपके पास जो मॉलिक्यूल है कुछ भी, तो उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। द मोर कंसनट्रेटेड इज़ अ एसिड द मोर आर द चांसेस ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन। जितना ज़्यादा आप कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ कर रहे हैं, मतलब HCl कंसनट्रेटेड एसिड था, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन, जब कोलिजन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो हम ओवरऑल अगर इसको मैं कंबाइन करूँ तो हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के जितनी ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगी उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। सो ये कौन सा रिलेशन है हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम सेकेंड पॉइंट को जो है इसमें डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सेकेंड पॉइंट है वो है रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन अ गैस फेज। अगर हमारे पास इफ़ अ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन अ गैस फेज, अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैस फेज में है, सो द कंसंट्रेशन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग देयर प्रेशर। सो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी उसके प्रेशर को जो है वो चेंज करने से। मतलब गैस फेज में जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिपेंड किस पे कर रही हैं, प्रेशर पे, ठीक है। आपको याद रहेगा इस पे कि कंसंट्रेशन कैन बी चेंज। गैस फेज की जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है गैस फेज है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है, क्या चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन कैन बी डबल। आगे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, बता रहे हैं कि इसका रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाता है किस टाइम, इफ़ द प्रेशर ऑफ द क्लोरीन गैस इज़ डबल। अगर क्लोरीन गैस का प्रेशर जो है वो डबल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्लोरीन का और हाइड्रोजन का डबल हो रहा है किस टाइम, जब आपके पास प्रेशर में चेंज आ रहा है कि जो प्रेशर होगा क्लोरीन गैस का अगर आप उसको भी डबल कर दें। प्रोवाइड अदर कंपोनेंट हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स जो प्रेजेंट होती हैं ना गैस फेज में, वो डिपेंड कर रही है कहीं ना कहीं हमारे पास प्रेशर पे जो है वो डिपेंडेंस हो रही है। और ये इसकी एग्जांपल, आप इसकी एग्जांपल भी वो करेंगे। आपने इस चीज़ को MCQs के लिए भी याद रखना है कि अगर हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो डबल हम कर रहे हैं तो हमारे पास प्रेशर जो है वो क्लोरीन गैस का जो है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इट मीन दैट द ग्रेटर द कंसंट्रेशन
द स्टीपर इन द कर्व एट द स्टार्ट एट द एक्सपेरिमेंट विच मीन फास्टर रेट ऑफ द रिएक्शन। इट मीन दैट कौन सा रिलेशन हमारे पास? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा आप HCl को ज़्यादा कर रहे हैं, कोई भी आपके पास जो मॉलिक्यूल है कुछ भी, तो उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। द मोर कंसनट्रेटेड इज द एसिड द मोर आर द चांसेस ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन। जितना ज़्यादा आप कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ कर रहे हैं, मतलब HCl कंसनट्रेटेड एसिड था, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन, जब कोलिजन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो हम ओवरऑल अगर इसको मैं कंबाइन करूँ तो हम यूँ कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के जितनी ज़्यादा हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगी, उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। सो ये कौन सा रिलेशन है हमारे पास? डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम सेकंड पॉइंट को जो है इसमें डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन अ गैस फेज। अगर हमारे पास इफ़ अ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन अ गैस फेज, अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैस फेज में है, सो द कंसनट्रेशन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग देयर प्रेशर। सो उनकी कंसनट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी उसके प्रेशर को जो है वो चेंज करने से। मतलब गैस फेज में जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिपेंड किस पे कर रही हैं? प्रेशर पे। ठीक है, आपको याद रहेगा इस पे कि कंसनट्रेशन कैन बी चेंज। गैस फेज की जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है गैस फेज है, उसकी कंसनट्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है। क्या चेंज करने से? प्रेशर को चेंज करने से। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन कैन बी डबल। आपके पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, बता रहे हैं कि इसका रेट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाता है। किस टाइम? इफ़ द प्रेशर ऑफ द क्लोरीन गैस इज़ डबल। अगर क्लोरीन गैस का प्रेशर जो है वो डबल हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्लोरीन का और हाइड्रोजन का डबल हो रहा है। किस टाइम? जब आपके पास प्रेशर में चेंज आ रहा है कि जो प्रेशर हुआ क्लोरीन गैस का अगर आप उसको भी डबल कर दें। प्रोवाइड अदर कंपोनेंट हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट्स जो प्रेजेंट होती हैं ना गैस फेज में, वो डिपेंड कर रही है कहीं ना कहीं हमारे पास प्रेशर पे जो है वो डिपेंडेंस हो रही है। और ये इसकी एग्जांपल, आप इसकी एग्जांपल गो करेंगे। आपने इस चीज़ को MCQs के लिए भी याद रखना है कि अगर हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो डबल हम कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रेशर जो है वो क्लोरीन गैस का जो है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। द फोर्थ वन इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ क्या इफेक्ट है? इट इज़ एन एवरीडे ऑब्जर्वेशन दैट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन दैट इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फूड कुक्स फास्ट एट हाई टेम्परेचर। अगर हम कोई फूड कुक कर रहे हैं, अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि हम खाना या कुकिंग जो है जल्दी कर लें। तो फूड जो है बड़ी फास्टरली कुक हो जाता है हाई टेम्परेचर पे एज़ कम्पेयर टू अगर वो कम हो। स्लोली द ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन इज़ वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। ये भी एग्जांपल है कि आयरन की जो ऑक्सीडेशन है वो बड़ी स्लो प्रोसेस है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी टेम्परेचर को हाई कर दें तो हमारे पास ये प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। इन मैनी केस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ नियरली डबल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास ये MCQs है कि अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन जो है हमारे पास डबल हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे टाइम में जब हमारे पास टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस तक। द ग्राफ शो इन फिगर्स एक्सप्लेन द रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन विद द रेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अब ग्राफ हमें शो करेगा कि कैसे रेट ऑफ टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब हम इसकी ग्राफ थ्रू एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन बाय कुलोइयंस थ्योरी। कुलोइयंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, द रेट ऑफ द रिएक्शंस डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंडेंसी बताई जा रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेसफुल कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जितनी ज़्यादा आपस में वो कोलिजन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जितना आपस में कोलाइड करेंगे। एज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज, जैसे ही T टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, इट मीन दैट KE काइनेटिकल एनर्जी इतनी आपकी इंक्रीज़ होगी। सो इट मीन दैट हमारा रिएक्शन जो है वो इतना ही हाई होगा। दिस इज इन टर्न इंक्रीज द वेलोसिटीज ऑफ देयर मूवमेंट। एज अ रिजल्ट दैट कोलिजन विच lead to the occurrence of the relation also increase enhancing the rate of the reaction। उतना हमारे पास रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ से समझते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर लिया है सेल्सियस में, और हमारे पास वाई एक्सिस में जो है वो रिलेटिवली रेट ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे ज़ीरो है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़ीरो है। आपने टेम्परेचर को यहाँ पे जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर को आपने बढ़ाया है, इतना ही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। टेम्परेचर को 20 कर दिया, ये भी इंक्रीज़ हो गया। इट मीन दैट जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए हाईएस्ट पीक जो है वो 30 पे आ रही है। ठीक है, जितना जितना टेम्परेचर हम
50, जितना 50 है उतना उस पर वो 30 है, ठीक है। जितना जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं उतना उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है आपके पास। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किस चीज़ की, जो रेट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को बताया गया है कि काइनेटिक्स हेल्प करती है हमें इंक्रीज़ द यील्ड होती है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड मिनिमाइज द वेस्ट। काइनेटिक्स की वजह से हमें प्रोडक्ट्स बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी मिल जाती हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट दे देती हैं, और हमारा वेस्ट जो है से वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो गया। फिफ्थ इफ जो है हमारे पास जो चीज़ इफेक्ट कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है हमारे पास कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन, अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन बट इट इज़ नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, ऑल्टर्स कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो कंज्यूम ना हो। ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, कैटालिस्ट कहेंगे। अब रोल ऑफ द कैटालिस्ट, इट्स रोल ऑफ टू ऑल्टर द वे द रिएक्शन टेक प्लेस बाय सब्स्टिट्यूशनली लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिस्ट का ये रोल है कि बेसिकली वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, ठीक है। व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज लो, जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, मोर एंड मोर पार्टिकल्स द रिएक्टेंट्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग एट द हाई एनर्जी स्टेट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। जितना ज़्यादा आप क्या नाम है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल प्लाटीनियम मेटल सर्व एज ए कैटलिस्ट। प्लाटीनियम को हम एज आ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं किस टाइम पे, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इन इथीन। अगर हम इथीन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लाटीनियम तो हमारे पास इथेन बनता है, ठीक है। बोथ हाइड्रोजन एंड इथीन्स आर नोन टू एब्जॉर्ब द सर्फेस ऑफ प्लाटीनियम। हमारे पास इथीन और हाइड्रोजन दोनों जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं प्लाटीनियम की सरफेस पे। मेटल्स एंड बॉन्ड प्रेजेंट इन देम गेट वीकन। जो दो इनके दरमियान जो बॉन्ड था वो आपस में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। देन द सरफेस ऑफ द मेटल्स हेल्प द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट टुगेदर। वीक बॉन्ड वगैरह से उनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में इजीली रिएक्ट कर सकेंगे। इस चीज़ को इन फिगर में बताया गया, ठीक है। आपके पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन रेट को, ठीक है। और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। रिएक्टेंट्स थी स्टार्टिंग में, ठीक है, एक पॉइंट आया जिसकी वजह से एक ऐसा पॉइंट आता है आपके पास रिएक्शन में जब हाई एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। और अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं तो रिएक्शन रेट हमारे पास क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई स्टेट हो जाता है, हाई पीक आ जाती है, और फिर एक पॉइंट पे आके हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। इसी चीज़ को ये ग्राफ हमें इसी चीज़ को एक्सप्लेन करा है कि जितना एक्टिवेशन एनर्जी को आप जितना कम करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। हाई पीक एक्टिवेशन एनर्जी कम और उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाई पीक मिलेगी हमें। सो ग्राफ शो दैट कैटालिस्ट जो है वो स्पीड अप कर रही है रिएक्शन को, पास ऑफ द रिएक्शन विद वन और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट। हेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट की प्रेजेंस में द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लो। इट मीन कैटालिस्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी के। जितना एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे उतनी कैटालिस्ट हमारे पास ज़्यादा काम करेगी, और जितना कैटालिस्ट ज़्यादा उतनी एक्टिवेशन एनर्जी। द मोर मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट टुगेदर, उतना मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो रिएक्ट ज़्यादा करेंगे। तो ये इसमें ये है कि इफ़ कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगी, ठीक है, और जितनी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी उतना हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई होगा। एंड द सिक्स्थ दैट्स द लास्ट इफेक्ट दैट्स एंजाइम्स एज अ कैटालिस्ट। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, बोर्ड में आ सकता है आपके पास कि रोल ऑफ द एंजाइम्स प्ले इन आवर बॉडीज एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं विच हेल्प टू स्पीड अप द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं। मोड ऑफ द एक्शन, ये यहाँ से वर्क कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन देखते हैं इसका। दे रिएक्ट विद रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स यूजिंग द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट इन देम। अपनी एक्टिव साइट्स को यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। वंस बाउंड विद द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स, अब पार्टिकल्स बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर सफिशिएंटली वीकन फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो उनकी बॉन्डिंग आपस में वीक होती है ताकि वो आपस में ईजिली एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर सके। द प्रोडक्ट फॉर्म, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है। अब ये एंजाइम ऑफ कैटालिस्ट काम कैसे करेगी, इसमें एक्टिव साइड जो है वो रिएक्टेंट्स के साथ बाइंड हो रही है
और बाइंड होने के बाद उसके बॉन्ड को वीक कर रही है, वीक के बाद वो डिसोसिएट होते हैं और ईजीली फ्री इन देन फ्री टू बाइंड अनदर रिएक्टेंट। तो वो उनकी बॉन्डिंग वीक होने की वजह से वो ईजिली किसी के साथ भी जो है वो बाइंड हो सकते हैं। रीज़न इसकी ये है कि द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम्स की नेचर कैसे होती है? एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। मतलब एक एंजाइम अगर किसी रिएक्शन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो वो अगले रिएक्शन के लिए वही एंजाइम आप यूज़ नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक होता है हर रिएक्शन के लिए। दैट अ पर्टिकुलर एंजाइम्स कैन कैटालाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शंस ओनली, ठीक है। इसमें यही है कि कैटालिस्ट जो है वो अगर मोस्टली यूज़ करें इन अ फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में तो क्या चीज़ होगी? हाउ यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ द सक्सेसफुल कोलिजन्स, ठीक है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हाउ डज द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट चेंज द ड्यूरिंग द रिएक्शन, कैसे चेंज होती है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।